अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहसिन हमीद। और आज की इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। तो जो टॉपिक हमने लिया है इट इज़ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। जैसे कि आपको पता है कि अर्थ की सरफेस की अगर हम बात करेंगे, वी हैव कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। तो कॉन्टिनेंट्स जो है दे कंस्टिट्यूट अराउंड 29% ऑफ द अर्थ सरफेस, और बाकी जो परसेंटेज है इट इज़ अंडर वाटर। तो हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इस पे अबंडेंस ऑफ वाटर है। तो ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, अगर आप इन दो इमेज को कंपेयर करेंगे तो यू कैन सी कि ये जो प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स हैं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे यूज्ड टू बी वन सिंगल लैंड मास। ठीक है। तो अर्थ की हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं दे यूज्ड टू बी वन सिंगल लैंड मास एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कॉन्टिनेंट जो है ये ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ये मूव हो रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। सो दिस इज़ व्हाट आवर टॉपिक इज़। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो आप इस वर्ल्ड मैप पे अगर देखेंगे, ये जो एरिया है साउथ अमेरिका का, ये जो बल्जर्ड एरिया है, तो समहाउ इट सीम्स टू फिट इन दिस वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। आप इसको अगर गौर से देखेंगे आपको लगेगा कि ये जो पोर्शन है ये इसमें कहीं ना कहीं शायद फिट हो रहा है। इसी तरह ये जो नॉर्थ अमेरिका है ये भी कहीं ना कहीं इस यूरोप के एरिया में, वेस्टर्न कोस्ट में कहीं ना कहीं ये एरियाज फिट हो रहे हैं। सो दिस टेम्प्टेड एक्चुअली द साइंटिस्ट्स टू गेट एविडेंसेस टू गिव थ्योरीज। और बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारे एविडेंस हमारे पास आ गए जिसमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में बताया गया, और ऐसे प्रोसेस जो अर्थ के इंटीरियर में ऑपरेट हो रहे हैं उनका बाहर सरफेस पे असर क्या होता है। तो ये सारे प्रोसेसेस, ये सारे जो थेरीज़ इंट्रोड्यूस किए गए, पुट फॉरवर्ड किए गए, इनसे हमें कुछ न कुछ आइडिया तो मिल ही गया अबाउट द प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस बोथ इनसाइड एज वेल एज इनका जो इफ़ेक्ट है वो अर्थ के सरफेस पे क्या रहता है। तो इन थेरीज़ में एक थेरी जो थी वो सामने आ गई इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ये थ्योरी क्या बोलती है? इट सिंपली रेफर्स टू द मोमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये इनकी मोमेंट कैसी रहती है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ये कैसे मूव करते हैं विथ रिगार्ड टू ईच अदर। ठीक है। तो इसके अगर हम हिस्ट्री की बात करें, ये पहले अब्राहम ऑर्टिलस था जो कि डच नेटिव था, सिटीजन था, एक मैप मेकर था, कार्टोग्राफर था। उसने पहले प्रपोज किया in around 1596 that these continents were joined together, right? तो फिर एक कॉम्प्रहेंसिव आर्गूमेंट, एक डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ ए थ्योरी पुट फॉरवर्ड की गई बाय ए जर्मन मीटरोलॉजिस्ट हम कहते हैं मानो स्टडीज़ क्लाइमेट, तो जिसका नाम था अल्फ्रेड वैगनर, जो कि एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट था इनफैक्ट। तो उसने एक थ्योरी की शक्ल में अपना जो वेव था वो दिया। तो इस थ्योरी को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो उसने भी क्या कहा कि ये जो कॉन्टिनेंट्स थे दे यूज्ड टू बी वन सिंगल लैंड मास एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, और ये ड्रिफ्ट हो रहे हैं अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्टिनेंट्स पूरे थे, अगर आप इस मैप को देखेंगे, दैट दे यूज्ड टू बी वन सिंगल लैंड मास, जिसको उसने नाम दिया था पेंजिया। और यह पेंजिया जो है इट वाज सराउंडेड बाय ह्यूज वाटर बॉडी जिसका नाम उसने पेंथालासा रखा। ठीक है। तो तकरीबन 200 मिलियन ईयर्स पहले की अगर हम बात करेंगे तो ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं दे बिगैन टू ब्रेक अप, और ये ड्रिफ्ट होने लगे अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो पेंजिया है, लैंड मास जो है, इट स्टार्टेड ब्रेकिंग इनटू टू कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस, एक नॉर्थ की तरफ और दूसरा साउथ की तरफ। तो नॉर्थ की तरफ जो लैंड मास ड्रिफ्ट हुआ उसका नाम उन्होंने लॉरिशिया रखा,
और जो साउथ की तरफ ड्रिफ्ट हुआ उसको उन्होंने नाम रखा गोंडवाना लैंड या गोंडवाना। ठीक है, तो बीच में जो वाटर बॉडी बनी इसका नाम उन्होंने रखा टिथी सी। करेक्ट। तो इस मैप को अगर हम देखेंगे, ये जो पेंजिया हुआ करता था, तो ये पेंजिया अब ब्रेक हुआ इनटू टू लैंड मासेस, एक नॉर्थ की तरफ गया और दूसरा साउथ की तरफ गया। तो नॉर्थ की तरफ जो गया उसको हम लॉरेशिया कहते हैं, जिसमें आज का नॉर्थ अमेरिका और यूरोप प्लस सम पार्ट्स ऑफ एशिया, इसीलिए यूरेशिया कहलाएगा। एंड प्लस गोंडवाना में ये सारे जो आप देख सकते हैं, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडियन ऑस्ट्रेलिया, दे वर पार्ट ऑफ दिस ह्यूज लैंड मास। ठीक है, तो सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, ऐसा ऐसा क्या हुआ कि लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड जो है ये भी ब्रेक होने लगे इनटू स्मॉलर कॉन्टिनेंट्स जो कि आज एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है, तो लॉरेशिया में अगर हम देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका अलग हो गया, यूरोप अलग हो गया, एंड देन सम पार्ट्स ऑफ एशिया। इसी तरह गोंडवाना में भी अगर देखेंगे, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, इंडिया है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये भी अलग होने लगे और इन्होंने प्रेजेंट शक्ल, प्रेजेंट लोकेशन इख्तियार कर ली। ठीक है, तो इस थियरी के पीछे कुछ एविडेंसेस उन्होंने कलेक्ट किए, कुछ एविडेंसेस वैगनर ने पुट फॉरवर्ड किए कि अगर ऐसा हुआ है तो कैसे हुआ है और क्यों हुआ है। तो अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए कुछ एविडेंसेस तो ज़रूरी देने थे, प्रूफ तो ज़रूरी देना था। तो प्रूफ देने से पहले इसने क्या कहा, इसने कहा कि ये जो ड्रिफ्ट हुआ, ये जो मोमेंट हुआ, इट टुक प्लेस बिकॉज ऑफ सर्टन फोर्सेस। ठीक है, हम एविडेंसेस पे बाद में आएंगे। तो ये जो ड्रिफ्ट हुआ, जो मूवमेंट हुई इन कॉन्टिनेंट्स की, इट टुक प्लेस इन टू डायरेक्शंस बिकॉज ऑफ सर्टन फोर्सेस। ये आपने याद रखना है कि डायरेक्शन दो थे और फोर्सेस भी दो थे जिन्होंने ये ड्रिफ्ट करवाया। अब ये डायरेक्शन जो थी ये दो साइड्स में हुई। ये जो डायरेक्शंस थे दे वर टू इन नंबर। किस किस तरफ ये मूव हुआ, वन इक्वेटर वर्स। ठीक है, एक इक्वेटर वर्स, इक्वेटर वर्स मीन्स इफ दिस इज ए लाइन, ये इक्वेटर की तरफ आ गया। ठीक है, यू नो इक्वेटर। सो कैसे हुआ इक्वेटर की तरफ, बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी। एक ग्रेविटी की वजह से ये इक्वेटर की तरफ ड्रिफ्ट हो गए, प्लस पोल फिलिंग। पोल फिलिंग कैसे होती है, बिकॉज ऑफ अर्थस रोटेशन एंड बयांसी। तो बयांसी भी आपको पता है कि अगर कोई भी बॉडी हम किस में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ बयांसी ये फ्लोट करेगी इस वाटर पे, ये डूबेगी नहीं। सिंस लैंड मासेस जो है वो लाइटर रहते हैं, ये ओशन सरफेस पे फ्लोट करेंगे लाइक ए शिप। ठीक है, तो वैगनर ने कहा कि ड्रिफ्ट जो था इट टुक प्लेस इन टू डायरेक्शंस। एक डायरेक्शन इक्वेटर की तरफ थी, क्यों थी, बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी, एक ग्रेविटी की वजह से, दूसरा बिकॉज ऑफ अर्थस रोटेशन, रोटेशन की वजह से, एंड प्लस बयांसी। ठीक है, एंड देन दूसरा वेस्टवर्ड्स, ये वेस्ट की तरफ मूव हुआ। आई मीन ये ड्रिफ्ट जो हुआ ये वेस्ट की तरफ हुआ। कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ टाइडल करंट्स। अब टाइड्स क्या होते हैं, टाइड्स जो होते हैं ये मोमेंट ऑफ वाटर रहती है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एज वेल एज सन। ठीक है, लहरें जो आती हैं ओशंस में, सीज में, ये क्यों आती हैं, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। सन तो थोड़ा कम है लेकिन मोस्टली जो ये एग्जिस्ट होती है, इट्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। ठीक है, जो इम्पैक्ट रहता है मून के ग्रेविटेशनल फोर्स का अर्थ पे, उसकी वजह से ये टाइड्स आती है। तो वैगनर ने कहा कि वेस्टवर्ड्स जो ड्रिफ्ट हुआ इन कॉन्टिनेंट्स का या लैंड मासेस का, ये हुआ बिकॉज ऑफ टाइडल करंट्स। ठीक है, तो वैगनर ये भी कहा कि ये जो फोर्सेस हैं ये इफ़ेक्टिव बने व्हेन दे आर अप्लाइड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब ग्रेविटी ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर रहेगा, बयांसी ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, टाइडल फोर्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, तो इससे मोमेंट हो सकती है, इससे ड्रिफ्ट हो सकती है, और ये ड्रिफ्ट कंटिन्यूस है। ठीक है,
तो दिस इज़ व्हाट वैगनर सजेस्टेड रिगार्डिंग द फोर्सेस, जो कि रिस्पॉन्सिबल उसने बताए किसके बारे में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में। ठीक है, तो आगे चलेंगे। इन्होंने कहा कि एविडेंसेस अब क्या है, अगर ड्रिफ्ट होता है तो क्यों होता है, अगर हुआ है तो क्यों हुआ है। तो पहले उसने कहा कि मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। अगर हम देखेंगे ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ये कहीं ना कहीं इनके कोस्ट्स जो हैं वो आपस में फिट हो रहे हैं। सो देयर इज़ अ मैच। इस मैच को उसने नाम रखा जिग सॉ फिट। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो था वो बॉटनिकल एविडेंस था कि इन तमाम लैंड मासेस में कुछ ऐसे एविडेंसेस आए विच वर रिलेटेड टू प्लांट्स, ज़्यादातर प्लांट्स, इन फैक्ट लाइफ। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, तो फॉसिल जो हैं वो भी पाए गए अक्रॉस दीज कॉन्टिनेंट्स। उसके बाद प्लासर डिपॉजिट्स, वो अभी हम पढ़ेंगे प्लासर डिपॉजिट्स क्या है। देन टिलाइट्स भी है, एंड देन रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशंस। रॉक्स भी हमें मिले जिनकी एज अक्रॉस ओशन सेम थी। तो ऑल दीज एविडेंसेस सिग्निफाई, वो इन्फर करते हैं कि ये लैंड मासेस जो थे दे वर वन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस देम कि जो एविडेंसेस हैं ये क्या है थे। सबसे पहला जो मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स है जिसको हम बोलते हैं जिग्स ऑफ फिट। अगर आप देख सकते हैं इस साउथ अमेरिका जो कोई ये वाला पोर्शन है जो ब्राज़ील कंट्री है, तो ये वाला पोर्शन फिट होता है इनटू दिस अफ्रीकन कोस्ट। जो गुल्फ ऑफ गिनिया की अगर हम बात करें अफ्रीका में, यही इसमें फिट होता है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन इसमें फिट होता है। इसी तरह अगर हम देखेंगे नॉर्थ और साउथ अमेरिका को, ठीक है, अगर आप नॉर्थ और साउथ अमेरिका को भी देखेंगे, ये दो ये फिट होते हैं आपस में। ठीक है, एंड देन यू हैव अफ्रीका एंड यूरोप। आप अफ्रीका और यूरोप को भी देखेंगे। ठीक है, आप अफ्रीका और यूरोप को भी देखेंगे, आप अफ्रीका और यूरोप को देख लीजिएगा। ये और ये एक साइड और यूरोप और अफ्रीका दूसरे साइड। आप देखेंगे ये वाला पोर्शन इसमें फिट होता है और ये वाला पोर्शन इसमें फिट होता है, राइट। सो इसको उन्होंने नाम दिया जिग्स ऑफ फिट। ये बोला गया कि ये जो अटलांटिक कोस्ट की अगर हम बात करेंगे, तो ये जो कंट्रीज़ हैं अलोंग दिस अटलांटिक कोस्ट ये आपस में फिट होते हैं। इसको उन्होंने नाम दिया जिग्स ऑफ फिट। ठीक है, इसी तरह ग्रीनलैंड की अगर हम बात करेंगे वो भी फिट होता है विद सर्टन आइलैंड्स ऑफ कनाडा। ठीक है, और अगर हम माडागास्कर की बात करेंगे, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया की बात करेंगे, अफ्रीका की बात करेंगे, तो दीज ऑल्सो सीम टू फिट इनटू ईच अदर। आप इंडिया की बात कीजिए, आप माडागास्कर की बात कीजिए, आप इस अफ्रीका की बात कीजिए, तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनमें आपस में कुछ रिजम्बलेंस है। क्या रिजम्बलेंस है, इनकी जो कोस्ट्स हैं वो आपस में फिट होते हैं। ठीक है, तो सिमिलैरिटी हमें दिखती है इनमें। तो इसी तरह अगर हम माउंटेन्स की बात करेंगे, माउंटेन्स की बात करेंगे, जो नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन्स अफलाशियंस हैं, ठीक है, यूरोप में जो है हर्सिनियन माउंटेन्स हैं। ठीक है, तो हमें लग ये कुछ न कुछ हमें लग रहा है कि ये जो कंटिन्यूटी है जो हुआ करती थी वो अभी तो नहीं है। अब अगर बट अगर हम इनको गौर से देखेंगे कि ये एक ही सीरीज़ हुआ करती थी, ये कंटिन्यूस हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बॉटनिकल एविडेंसेस हैं, तो इसमें ज़्यादातर हम फ्लोरा की बात करते हैं। अगर आप इस इमेज को अच्छी तरह देख पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आपको लगेगा कि ये फॉसिल रिमेन्स की अगर हम बात करेंगे, ये इस एरिया से यहाँ तक एग्जिस्ट हुआ करते थे। इट मीन्स कि ये एक ही लैंड मास हुआ करता था। इसी तरह फॉसिल एविडेंस जो देखेंगे, अब देखिए इस वाले फॉसिल को कि ये इस पूरे एरिया में हुआ करता था। तो ये आप देख लीजिए कि किस किस एरिया में पाया गया है इनके इनके रिमेन्स। तो इसी तरह जो है गुलाबसा टेरेस, यह अभी हम देखेंगे ये कहाँ कहाँ पे पाई गई है। तो मतलब ये है कि ये जो वेजिटेशन हुआ करती थी अक्रॉस इन लैंड, जो लैंड मास एग्जिस्ट हुआ करता था, तो
इनके एविडेंसेस, इनके जो रिमेन्स है वो आज के जो कॉन्टिनेंट की शेप है या लोकेशन है, शेप को छोड़िए, लोकेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये इन कॉन्टिनेंट्स में भी पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये तमाम कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ पे ये एविडेंसेस पाए गए हैं, दे यूज टू बी वन, दे यूज टू बी लिंक्ड इन द पास्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हम फॉसिल्स की बात करेंगे, जैसे हमने कहा कि फॉसिल्स भी बहुत सारे पाए गए अक्रॉस दीज कॉन्टिनेंट्स, तो उन फॉसिल से हमें ये पता चलता है कि कुछ न कुछ लिंक इन लैंड मासेस का डेफिनेटली एग्जिस्ट हुआ करता था। एंड इसमें इम्पोर्टेंट ये बात है, जैसे लेमर्स की बात करते हैं, लेमर्स एक ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर मोस्टली फाउंड इन इंडिया, मडागास्कर एंड अफ्रीका। तो इसको हम लेमूरिया इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये लैंड मासेस जो है दे वर लिंक्ड इन द पास्ट। इसी तरह मेसोसॉर्स जो है एक रेप्टाइल हुआ करता था, तो कहाँ पे पाया जाता है, इन शैलो ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश मीन्स सैलाइन वाटर। तो इनके जो स्केलेटन्स है दे हैव बीन फाउंड ओनली इन साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील। ठीक है, तो अफ्रीका और ब्राज़ील में इनको पाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि इनफैक्ट अगर ये अफ्रीका, अगर की हम बात करेंगे, अफ्रीका की हम बात, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील की बात करेंगे, ये आपस में बहुत दूर है, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे वर लिंक्ड टुगेदर। तो कुछ न कुछ इससे हमें पता चलता है कि सम ड्रिफ्ट हैज़ टेकन प्लेस, सम मोमेंट हैज़ टेकन प्लेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो जिससे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो प्रूव होती है एज पर वैगनर। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखेंगे रॉक्स को, अगर हम देखेंगे अक्रॉस द ओशंस, तो ब्राज़ील की अगर हम बात करेंगे, साउथ अमेरिका की और अफ्रीका की, तो जो एज ऑफ रॉक्स अलोंग दीज ओशनिक कोस्ट जो है वो सिमिलर है। मतलब ये है कि इस एरिया में अगर हम रॉक को डेट करें, और इस करस्पॉन्डिंग एरिया में अगर हम बात करेंगे रॉक्स की, तो इनकी एज हमें एक ही मिलती है। सो इट मीन्स कि ये आपस में लिंक्ड थे, जॉइंटेड थे। तो इसी तरह अगर हम टिलाइट्स की बात करेंगे, ये क्या होते हैं, ये टिलाइट्स, ये सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं विच आर फॉर्म्ड आउट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर्स। जो ग्लेशियर डिपोजिशन होती है उनसे जो रॉक्स बनती हैं उनको हम टिलाइट्स बोलते हैं। तो इन रॉक्स के बहुत सारे काइंड्स हैं। वी हैव द गोंडवाना सिस्टम। तो ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, इंडिया में, अफ्रीका में, मडागास्कर, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया में। तो इनमें आपस में कुछ रिजम्बलेंस है। ठीक है, तो इन टिलाइट्स डिपॉजिट्स में कुछ न कुछ रिजम्बलेंस ज़रूर है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इन लैंड मासेस की एक सिमिलर हिस्ट्री हुआ करती थी। ठीक है, देन लाइकवाइज वी हैव प्लासर डिपॉजिट्स। प्लासर डिपॉजिट्स क्या होते हैं कि अगर हम दे आर एक्चुअली द डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। ठीक है, अगर हम गाना की बात करेंगे, आप गाना की बात कीजिए। ठीक है, ये गाना एरिया और आपका ब्राज़ील हुआ। ठीक है, तो इस गाना में ये प्लासर डिपॉजिट्स, गोल्ड डिपॉजिट्स पाए गए। ठीक है, तो लेकिन इनका जो सोर्स था, ये गाना को उसमें पाए गए, लेकिन सोर्स जो था दे आर इन ब्राज़ील। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गाना कोस्ट और ब्राज़ील आपस में कहीं न कहीं इकट्ठे थे, एक यूनाइटेड लैंड मास हुआ करता था। तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये सेपरेट हुए, लेकिन जो डिपॉजिट्स हैं उससे हमें ये पता चला कि दोनों साइड्स में कुछ न कुछ कनेक्टिविटी थी, कुछ न कुछ कनेक्शन था। तो वैगनर ने इसको भी एज एन एविडेंस पुट फॉरवर्ड किया, जिससे उसकी थ्योरी प्रूव हो जाती हो। तो ये कुछ एविडेंसेस थे जो कि सपोर्ट करते हैं इस वैगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके ड्रॉबैक्स की बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसने वैगनर ने ये कहा कि टुक प्लेस इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। इसने मेसोजोइक एरा के बारे में बहुत बात की। तो
इसका मतलब ये हुआ कि उससे पहले तो शायद नहीं हुआ है ड्रिफ्ट, तो इस चीज़ को उसने अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं किया। तो दिस इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक्स, वन ऑफ द शॉर्ट फॉल्स, शॉर्ट कमिंग्स। एंड देन वी हैव अनदर ड्रॉबैक इसका, वो ये है कि उसके जो एजम्पशंस थे दे वर जनरलाइज्ड इन नेचर। ऐसे ही उसने कहा कि इस तरह हो सकता है, उसने कोई प्रूफ नहीं दिया एज सच कि ऐसा अगर हुआ है तो क्यों हुआ है। ठीक है, तो उनको वो पूरे उस तरीके से पेश नहीं किया गया जिस तरीके से पेश करना चाहिए था। देन सबसे इम्पोर्टेंट जो ड्रॉबैक इसकी थेरी का था वो ये था कि जो फोर्सेस उसने बोले रिस्पॉन्सिबल हैं इस ड्रिफ्ट के लिए, कौन कौन सा फोर्स, वी हैव द टाइडल फोर्स एंड वी हैव द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एक्चुअली ये फोर्स बहुत फीबल है। ठीक है, ये फोर्सेस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इतने बड़े लैंड मासेस को ड्रिफ्ट करवाए। तो उसके बारे में उसने ज़्यादा जिक्र नहीं किया, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं दी, ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं दी। तो इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी अभी थ्योरीज़ हैं, जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, प्लेट टेक्टोनिक्स हैं। ऑल्दो उन थ्योरीज़ ने इनको प्रूव किया, लेकिन वो थ्योरीज़ एक्चुअली क्या बोलते हैं, वो थ्योरीज़ क्या एक्सप्लेन करते हैं, वो पूरा डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो बजाते खुद है। ठीक है, दिस थ्योरी इट वाज प्रूव्ड बाय अनदर थ्योरी जिसको हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहते हैं। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग ने कॉजेज़ क्या बोले, फैक्टर्स क्या बोले रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में, तो वो कुछ अलग है, जो हम होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ये क्या है, कहाँ से आई, इसके पोस्टलेट्स क्या हैं, अजम्पशंस क्या हैं, और एविडेंसेस क्या हैं इसके सपोर्ट में, और प्लस एट द सेम टाइम ये किस हद तक एक्सेप्ट की गई और इसके जो वीकनेसेस हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, वो क्या है। तो आई होप आपने एक आइडिया मिल गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।